नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले आरोप पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देर रात मुंबई, नागपुर समेत महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीआई की टीम पीपीई किट पहनकर यह छापेमारी कर रही है। एक टीम अभी भी उनके मुंबई स्थित सरकारी बंगले में छापेमारी लगातार कर रही है। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख फिलहाल नागपुर में हैं और वहां पर भी एक टीम के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई इससे पहले पूर्व गृह मंत्री से 11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसी मामले में देशमुख के 2 निजी सचिव कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे से 10 घंटे की पूछताछ पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे से पूछताछ हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को आरोपों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हालांकि सीबीआई ने कोविड का हवाला देते हुए रिपोर्ट पेश नहीं की, लेकिन अब केस दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में 15 दिनों के दौरान कोई भी केस नहीं करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा था कि हाई लेवल कमेटी के लिए राज्य सरकार की तरफ से लाया गया प्रस्ताव भरोसा दिलाता है कि इसमें किसी दखल की जरूरत नहीं है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस पर एनसीपी नेता नवाब मलिक और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया सुनिए आप। कमिश्नर की शिकायत पर कुछ लोग कोर्ट गए और स्वयं कमिश्नर साहब कोर्ट गए और हाईकोर्ट ने प्राथमिक इंक्वायरी के आदेश दिए थे। हमें जानकारी नहीं क्या कोर्ट के सामने प्राथमिक जानकारी बताई गई, क्या कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्णय दिया है या आदेश दिया है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं। अनिल देशमुख जी पहले भी इंक्वायरी में सहयोग कर रहे थे। किसी एजेंसी को कोई संदेह होगा, निश्चित रूप से जांच कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला बनाया गया, पहले दिन से पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी अंबानी जी के मकान के सामने बम लगाने की, आज तक वाजे किसके कहने पर यह काम कर रहा था, इसको लेके कोई खुलासा एनआईए नहीं कर रही। कमिश्नर साहब का कितना रोल था ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक कमिश्नर जिसे हटा दिया गया, जो अपने अधिकारियों के साथ एक टीम बनाकर मुंबई पुलिस में काम कर रहा था, उसे हटाने के बाद उसके खत पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार को बदनाम करना, गृह मंत्री को बदनाम करना, ये सारा खेल चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था में, आज नहीं कल जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी और जो राजनीतिक खेल है वो आज नहीं कल एक्सपोज। इन एक्शन, सचिन वाजे वसूली गैंग 2000 करोड़ की वसूली का हिस्सा। अब तो अनिल देशमुख पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है अनिल पर अब भी कुछ दिन में उनकी भी यही स्थिति होगी। 2 और बड़े नेता लाभार्थी है, 2000 करोड़ कलेक्ट हुआ, कहां गया? सीबीआई एक्शन में आई है, ईडी ऑलरेडी जांच कर रही है, एनआईए है। आने वाले कुछ दिनों में इनकम टैक्स और सीरियस फ्रॉड ऑफिस उद्धव ठाकरे जी 2000 करोड़ वसूली का हिसाब देंगे।
तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवाज भी शामिल है। देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने जांच के तहत देशमुख से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया गया था। सीबीआई ने उनके 2 पीए का भी बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने परमवीर सिंह का भी बयान दर्ज किया था। अनिल देशमुख पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर संजय राउत ने कहा कि सीबीआई का एजेंडा है, साथ ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उस पर अभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई पहले ही रखी है। अब हाई कोर्ट के पास प्राइमरी रिपोर्ट जानी है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट ने अपना काम किया है और महाविकास अघाड़ी अपना काम कर रही है। कोई नहीं, मुझे लगता है जो कार्रवाई अब सीबीआई ने की है उसके ऊपर अभी किसी भी प्रकार से मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई सीबीआई के सामने पहले ही दी। अब जो प्राइमरी रिपोर्ट जाना है हाईकोर्ट के पास, जो देना है वो दे देंगे, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है सीबीआई अपना काम कर रही, हाईकोर्ट ने अपना काम किया है और महाविकास आघाड़ी भी अपना काम कर रही है। सामना आगे बहुत सी ऐसी बातें हैं इस देश में अब जो चल रही है, और जो एजेंसी है सेंट्रल, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे और कोई हो, जिस तरह का माहौल देश में बना है, देश की राजधानी में जहां हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जहां हमारे प्रधानमंत्री है, जहां पूरा देश का कारोबार चलता है, जहां देश पर जो संकट आता है उसे लड़ने की प्रेरणा हमें देश के राजधानी से मिलती है। उधर देशमुख के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता मनोज कोटक ने कहा कि अनिल देशमुख अब नहीं बचेंगे। अनिल देशमुख ने जिन लोगों को अपना भागीदार बनाया है वो भी नहीं बचेंगे। महाराष्ट्र में खराब हुई कानून व्यवस्था के लिए महाविकास अघाड़ी जिम्मेदार है। आने वाले समय में और भी मंत्रियों की मुश्किल बढ़ेगी। बता दें कि इस मामले में परमवीर सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने परमवीर के आरोपों की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई अगले 15 दिन की रिपोर्ट देगी, जिसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। इसी कड़ी में ये एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की जनता को जब मदद की जरूरत थी तो कोरोना के संकट का सामना करने के बजाय जिन्होंने वसूली को प्राधान्य दिया, ऐसे महाराष्ट्र के माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख पे आज सीबीआई ने एफआईआर तो ले ली है, रेड तो उनके ऊपर हुई है, लेकिन अनिल देशमुख जी ने जिनके नाम लिए, उनके भागीदारों के, ये पैसा जिनको उन्होंने बांटा है उनको भी तो सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में इन्होंने कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति को खराब करके बनाया है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जिम्मेदार है। अनिल देशमुख तो नहीं बचेंगे और भी नेता नहीं बचेंगे। और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को सही बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन फॉर अनर्थिंग द एक्सटॉर्शन स्कैंडल इन महाराष्ट्र, बट नाउ सीबीआई हैज टू फाइंड आउट हु इज द रियल सचिन वाझे बिहाइंड दिस ट्रांसफर एंड एक्सटॉर्शन स्कैंडल. Whether real Sachin Waze was sitting at 6th floor of Mantralay or at Malabar Hill, that has to be unearthed by CBI, and I am sure that in coming days CBI will investigate all these aspects in this extortion scandal.
चलिए अब इस अहम मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नेपाल सिंह, इनके अलावा आरबी उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर सिंह, आपके साथ शुरू कर लेते हैं इस चर्चा को। देखिए, जिस तरह से लगातार पल पल तस्वीरें बदलती रही, अब कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे क्या कुछ आप समझ रहे हैं, क्या कुछ मिल सकता है अनिल देशमुख के खिलाफ? क्योंकि आरोप बड़ा है, ये बात कोर्ट के द्वारा भी कही गई, तो अब ये कार्रवाई लगातार ऐसे ही बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि संजय राउत कह रहे हैं कि सीबीआई केंद्र की कठपुतली है, यानी कि ये आरोप, ये माहौल अभी से बनाने की तैयारी की जा रही है कि अगर कोई फैसला आता भी है तो वो किसी ना किसी के दबाव में आएगा। पल्लवी जी, ऐसा है, इसमें दो मुद्दों को हमें बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक थी परमवीर जी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट गए थे। परमवीर जी को याद दिया गया कि आप अपने जाके एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि ये एफआईआर पर आकर अटक गया था। लेकिन किसी भी वजह से परमवीर अपनी एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहते, चाहे उसके राजनीतिक हित थे या उसके प्रशासनिक मजबूरियां थी। तो एक रिश्ता परमवीर जी को मिल गया है कि वो जो एफआईआर उनको करनी थी वो एफआईआर सीबीआई ने कर दी। बिल्कुल, एक काम तो ये पूरा हो चुका। नंबर 2, इसमें जो भी, यदि आप इनके वक्तव्य सुने, आपने भाजपा के वेंकट क्रिया जी की बात सुनी, आपने जो है संजय राउत जी की सुनी, नवाब मलिक जी को सुना, वो सब लोग एक दबाव सा महसूस कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी है, उसको अधिकार है, कर सकते हैं। वैसे भी हाई कोर्ट ने जो एप्रिसिएशन दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई शुरू करे, न्याय प्रक्रिया शुरू करे, जांच कराए, लेकिन उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि सेंट्रल एजेंसी अपनी प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा या इससे नुकसान क्या होगा? फायदा ये होगा कि अभी एनसीपी के सभी लोग एक प्रेशर में आ जाएंगे और अपने बच्चे में लग जाए कि अनिल देशमुख जी का लिंक उनसे ना जुड़ जाए, नंबर 1। दूसरा, कहीं ना कहीं एनसीपी यदि अपना बैलेंस खोती है, मानसिक संतुलन की इस विशेष में खोती है, कोई ज्यादा बड़ा ऐसा कोई एविडेंस आता है तो वो अटैक करेगी शिवसेना पर, क्योंकि शिवसेना को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन परमवीर को दिया गया है। परमवीर के बारे में शिवसेना कहीं ना कहीं सॉफ्ट रही है। उसका कारण कोई भी हो, कि उनके पास कोई ऐसा तथ्य हो, उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो या पुरानी कोई जानकारी हो, जैसे पहले कहते रहे कि भाई आदित्य ठाकरे जी का जो पुराना केस हुआ था उसका केस में ऐसा था जी। प्रेशर आएगा और ये प्रेशर कहीं ना कहीं अगाड़ी जो सरकार चल रही है उसको तोड़ने में ही काम कर सकता है। तीसरा, इसका अभी इमीडिएट थोड़ा सा ये होगा कि एक सेंटिमेंट जनरेशन है लोगों के दिमाग में कि अस्पतालों के लिए पैसा नहीं है, हजार करोड़ की वसूली हो रही है, तो उस सेंटिमेंट का भी फायदा बिल्कुल एजेंसीज को मिलेगा और एक टीवी पर आप लोगों को एक नया बहस का मुद्दा मिलेगा। कोरोना से थोड़ा बहुत लोगों का ध्यान है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आप डॉक्टर सिंह की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये पूरी जो कहानी है, इसकी पटकथा सिर्फ सरकार गिराने के लिए लिखी जा रही है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता जी। जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा और राजनीति का चरित्र हो गया है कि मलाईदार पोस्ट होती क्या है? आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरीके से इकट्ठा कर सकता है, वो किया जाता है। कोई भी सत्ताधारी दल है और वो कुर्सी की लड़ाई होती भी इसलिए। आप देखेंगे करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च होते हैं। नंबर 2 में जो तय सीमाएं हैं उससे कई गुना ज्यादा। वो पैसा कहां से आता है? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में, या जो मंत्री हैं वो इस तरह की उगाही के रूप में, और पहले भी ये मीडिया दिखाता रहा है कि भी ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए जाते हैं, थाने बिकते हैं। बिल्कुल, यानी अवैध उगाही तो होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सत्ताधारी अगर ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, मेरे उस पर दाग नहीं है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। कोई ये कहने लगे कि भी बिल्ली की प्रजाति में जो सफेद बिल्ली है वो शाकाहारी है, जो काली बिल्ली है वो मांसाहारी है, ये गले नहीं उतरती है।
कामोवेश देखिए, जो भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है वो राजनीति है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक प्राश्रय के अंदर ही ऐसी चीजें फलती फूलती हैं। आम जनता के डोमेन में आम जनता भी समझती है कि भी कैसे एक एमएलए बनने के बाद में, एक प्रधान चुन जाने के बाद में, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद में किस रेशो में उसका जो संपत्ति है वो बढ़ती है, वो किसी से छुपा नहीं है। आम आदमी की वो संपत्ति उस रेशो में क्यों नहीं बढ़ती है? तो कहीं ना कहीं जो चरित्र है राजनीति का वो दागदार हुआ है, और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। अब राजनीति जन सेवा का माध्यम नहीं रह गई, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का माध्यम, निजी स्वार्थ एक साधने का व्यापार, माध्यम, सरेआम व्यापार हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आम जनता है वो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी वंचित रह जाती है। बिल्कुल। क्यों नहीं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पानी का, बिजली का, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं उसका ढांचा क्यों नहीं सुधरता? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये एक वानगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भी ये जो एफआईआर दर्ज हुई है या जो आरोप लगा है वो कितना सच है कितना झूठ है ये कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल। एफआईआर दर्ज कर देने से मैं नहीं समझता हूं कि कोई दोषी हो जाता है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और हम सबका विश्वास उन संवैधानिक संस्थाओं में होना चाहिए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कह चुका है, तो कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी साख पर कहीं ना कहीं एक धब्बा पहले भी लग चुका है। अब वो अपनी साख को किस तरह बचाती हैं, कितना ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, बिना किसी प्रेशर के अंजाम देती हैं, ये समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, एक सवाल मेरे मन में है सर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो संभव है कि ना खाऊंगा, लेकिन क्या ये देश में हमारे संभव है कि ना खाने दूंगा? आपको लग रहा है कि ये कभी भी साकार हो पाएगा? जी मेरा अपना एक मानना है जी नहीं है भ्रष्टाचार और किसी ईमानदारी के बारे में, लेकिन एक बहुत ही इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जनता नेता चुनती है, नेता जनता कभी नहीं चुनता। नेता जनता का आईना होता है, जैसी जनता होगी वैसे ही नेता देश में आएंगे। ऐसा सोचना कि जनता तो बहुत भ्रष्ट हो गया, प्रधान का चुनाव तो मोदी नहीं लड़ते, प्रधान चुनाव तो पवार साहब नहीं लड़ते, प्रधान चुनाव तो जो है अनिल देशमुख नहीं लड़ते, गांव के प्रधान के चुनाव में भी 20 लाख से 25 लाख का खर्चा होता है। हमारा जनमानस का चरित्र है। अब आपका ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कौन कर रहा है? नेता से ज्यादा जनता कर रही है, वो डीलर कर रहे हैं। वो तो हमारे पास राष्ट्रीय चरित्र कोई नहीं है, और चरित्र की कोई यहाँ बात भी नहीं करता, ना शिक्षा में चरित्र की बात करता, ना राजनीतिक चरित्र की बात करता। तो हमारे यहाँ सब हर शिक्षा भी व्यापारीकरण हो चुका है, राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है। तो इसमें चरित्र की बात तो मेरे ख्याल से ना खाने ना खाने की, तो ये ठीक है, एक वादा और नारा हो सकता है, लेकिन जनमानस का जहाँ चरित्र होगा वैसा ही चरित्र जो है नेता का भी चरित्र होगा, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस मसले में जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैठे व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है जो अपरेंटली दिखता है कि उसने खुद लुटेरे भेजे के साथ ठेका करके लेके आओ। मैंने तो सुना था भाई जो टेंडर में पैसा छूटेगा, उनने कहा एक्सटोर्शन करके लेके आओ। ये एक स्टेप आगे हो गया। मैं रिश्वत खाता हूँ, एक एक्सटोर्शन नहीं, जबरदस्ती लेके आओ। तो ये एक और बड़ा स्टेप था, और मेरे हिसाब से जो भी न्याय प्रक्रिया इसमें आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में एक प्रेशर में सभी लोग, इससे जुड़े हुए लोग जरूर आएंगे, और इसमें कुछ ना कुछ बौखलाहट में वो ऐसा, देखिए अभी वो अनिल देशमुख को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन बिना एफआईआर के वो दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कितने दिन इंट्रोगेशन के लिए बुलाएंगे? अब इंट्रोगेशन करने के बाद में यदि गिरफ्तारी उनको करनी है तो गिरफ्तारी करने के लिए उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, और वो एफआईआर सीबीआई ने करके अब वो फिर से इनके पीए को, पीएस को, वाजे को, सबको बुलाएंगे। अनिल देशमुख को भी हो सकता है उनके रिश्तेदार को बुलाने के बाद उनको बुलाया जाए, लेकिन एक प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत करी, क्योंकि इधर हाईकोर्ट का प्रोसेस था कि हाईकोर्ट वांट एविडेंस।
सपोर्टेड एविडेंसेस, बिल्कुल तो वो बगैर गिरफ्तारी के नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, अनिल देशमुख के केस को देखकर आपको क्या लग रहा है सर? अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई आरोप लगता है जी, साक्ष्य इकट्ठे होते हैं और साक्ष्य अगर ये इशारा करते हैं कि भी कोई व्यक्ति दोषी है तो इंटेरोगेशन होता है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं और साक्ष्यों के आधार पर ही गिरफ्तारियां होती हैं, पूछताछ होती है। तो जब एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। मैं सुन रहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा इलेक्शन कहां से लड़ाऊंगा, न खाने दूंगा पैसा कहां से लाऊंगा, कहां से करोड़ों रुपए खर्च करूंगा। कुछ बात गले नहीं उतरती। मैं फिर वही कहता हूं, मैं मानता हूं जनता भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। और देखिए, जो भी नेता है या जो भी अफसर हैं वो भी इस समाज का हिस्सा है। मैं मानता हूं इस समाज से आते हैं, लेकिन समाज अलग है और जब आप जनप्रतिनिधि या अधिकारी हो जाते हैं तो आप संवैधानिक पद पर आ जाते हैं और संवैधानिक पद की अपनी मर्यादा होती है, अपनी गरिमा होती है और वहां आप एक शपथ लेते हैं। मैं मानता हूं जनता शपथ नहीं लेती। सर मैं बीच में रोक रही हूँ आरबी उपाध्याय जी, एक बड़ा अहम सवाल है सर। शिवसेना की जो हमेशा से छवि रही, उसका जो एजेंडा रहा, उसकी जो विचारधारा रही, वो अन्य राजनीतिक दलों से काफी अलग थी। लेकिन क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ जाने से शिवसेना ने भी अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है क्या? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आने वाले समय में शिवसेना की छवि जितनी अच्छी थी उतनी ही खराब हो जाएगी? देखिए, विचारधारा और छवि की बात करना प्रासंगिक नहीं लगता पल्लवी जी। किसकी विचारधारा किसको सूट करती है? कोई विचारधारा नहीं है। जहां व्यवसायीकरण हो जाएगा, अपराधीकरण हो जाएगा, तो देखिए बीजेपी ने भी पीडीपी के साथ सरकार बना ली थी, कहां थी विचारधारा? बिल्कुल, दोनों एक रस्सी के दो सिरे थे और फिर देखिए दोनों मिलते हैं। शिवसेना की बात आती है, भी शिवसेना कांग्रेस को गाली देती थी, कांग्रेस शिवसेना को गाली देती रही, एनसीपी शिवसेना को, मतलब कहीं कोई विचारधारा का उसका मेल नहीं। लेकिन जब कुर्सी का या सत्ता का प्रश्न आता है तो सारी विचारधाराएं गौड़ हो जाती हैं और सत्ता का जो सुख है वो सर्वोपरि हो जाता है और कोई भी नेता सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहता। ये बात अलग है कि वो जब किसी भी दल को छोड़ता है, दूसरे दल को ज्वाइन करता है, तो वो जनता के हित में, वो देश का हित हो जाता है। वो साफ साफ नहीं कहता कि मेरा पर्सनल हिस्सा, मेरा पर्सनल एजेंडा था, मेरी महत्वाकांक्षा थी। जबकि ईमानदारी यही है कि उसकी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मलाईदार पद चाहिए होते हैं और सत्ता का सुख कहीं न कहीं दल बदल कर आता है। एक दल छोड़ के दूसरे दल में आप चले जाते हैं। तो ये जो एक चरित्र राजनीति का दागदार हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है। देखिए, जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठता चला जा रहा है। आप देखेंगे जो एक छवि है जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, वो नहीं रही है। अब आम जनता भी इस बात को समझने लगी है कि भी भ्रष्टाचार का मूल कारण राजनीति है और राजनीति में छिपा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अब देखिए, जनता के पास विकल्प क्या है? मान ली एक पार्टी ने एक गुंडे को टिकट दिया, दूसरी पार्टी ने महागुंडे को टिकट दे दिया और तीसरी पार्टी ने एक डकैत को टिकट दे दिया। अब जनता को यह चुनना है कि इनमें कौन ठीक है। जनता के पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है और अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं रहे। मुझे बता दें क्या ईमानदार व्यक्ति को, या जिस गरीब की बात करते हैं, मतलब मुझे बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे का एक राशन कार्ड उसे आप देते हैं, क्या सत्ता में भागीदारी देते हैं? कितने पॉलिटिकल पार्टियां जो गरीब आदमी को टिकट देती हैं?
उस EWS कोटे के व्यक्ति को टिकट देती हैं, उस अनुपात में टिकट देती हैं जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है। कथनी और करनी का जो साफ फर्क है, मैं फिर वही कहूंगा कि जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, जब राजनीति एक व्यवसाय हो जाएगी, तो फिर ईमानदारी की उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है उपाध्याय जी। डॉक्टर सिंह, एक सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे सत्ता सुख में इतना उलझ गए हैं कि अब उनके आगे सारी तस्वीरें धुंधली हो चुकी हैं? क्या वो अपने खुद के चश्मे से बाहर ही नहीं देखना चाहते? उन्हें वही देखना है जो उनको पसंद आएगा। देखिए पल्लवी जी, वैसे तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि व्यक्ति का चरित्र या नेता का चरित्र जब देश संकट से गुजर रहा हो तभी पता चलता है। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन जहां तक उद्धव जी की बात है, हमारे वरिष्ठ उपाध्याय जी ने भी कह दिया है कि अब सत्ता में कोई चरित्र की बात नहीं है। ठीक है ना। अब कोई विचारधारा की बात भी नहीं है। लेकिन इन पूरे एपिसोड में यदि कोई किसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो शिवसेना को महाराष्ट्र में हुआ है। मेरा अपना मानना है कि शिवसेना के प्रति जो समर्पण था कार्यकर्ताओं का, वो धीरे धीरे खत्म होगा, और या वो कंफ्यूज हो चुका है कि हम सही हैं कि गलत है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यदि किसी को मिलेगा तो वो एक पार्टी है जो भाजपा है, क्योंकि शिवसेना की दो ही विचारधारा थी और एक अपने व्यक्तियों को फायदा देने की बात थी कि मेरा मराठी। दो विचारधारा पर शिवसेना बनी थी और दोनों विचारधारा पर शिवसेना पूरी तरह फेल हुई है। हिंदुत्व की विचारधारा उसने छोड़ दी अपने किसी सत्ता के लालच में, तो उसका फायदा जो हिंदुत्ववादी उसकी वोटर थी वो चले जाएंगे भाजपा के साथ में। और जहां तक अपने लोगों को फायदा मिलता था, ना उनको नौकरी मिल सकी, ना उनको सुविधा मिल सकी। आपकी सही है। इस पूरे एपिसोड में अगर फायदा किसी को पहुंचने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सर, समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो अनिल देशमुख की टेंशन अब बढ़ गई है क्योंकि सीबीआई का एक्शन अब तेज होने लगा है। FIR दर्ज कर ली गई है अनिल देशमुख पर। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या उन्हें इस मामले में जेल जाना पड़ेगा और वो किस तरीके से इस पूरे कांड से बाहर निकल पाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।